किसी चीज़ का एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना जितना लगता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा टेक्सचुअल ट्रांसलेशन करने का कोई मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन इसे बदलने से ट्रांसलेशन में कुछ खो सकता है। कुछ वर्ड्स में एक लैंग्वेज में भी प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, जिसका मीनिंग है कि ट्रांसलेटर्स को अगले बेस्ट इक्विवेलेंट का यूज़ करना होगा। और कुछ वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं जो बाकी कल्चर्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। एनिमे और मांगा के फैंस इसे अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो कभी कभी सीखते हैं कि कहानी का ट्रांसलेशन एडिशन रियलिटी में इसके ओरिजिनल एडिशन से काफ़ी अलग था। अक्सर लैंग्वेज के बारे में ऑडिटीज़ का मतलब था कि ओरिजिनल मीनिंग को रखना लगभग इम्पॉसिबल था। कभी कभी किसी प्रॉब्लम का स्पेसिफिक तरीके से ट्रांसलेशन करना अपने आप में एक ट्रेंड बन सकता है। और इसी के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है, और आज के हमारे टॉपिक का नाम है 10 टाइम्स एनीमे फॉरेन में ट्रांसलेशन में खो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, जापानीज़ प्रोनाउन एक कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। जापानीज़ लैंग्वेज में अलग अलग पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और वो किसी की पहचान दिखाने में मदद कर सकते हैं, खासकर एनीमे में। एग्जाम्पल के लिए, एक फीमेल कैरेक्टर ज़्यादा मैनली प्रोनाउंस का यूज़ कर सकती है, जैसे ओरे या जीबुन, ये दिखाने के लिए कि वो एक टॉम बॉय है। दूसरी ओर, ये भी अनसुना नहीं है कि किसी कैरेक्टर का जेंडर बाकी कैरेक्टर्स या ऑडियंस के सामने प्रेजेंट होता है कि वो खुद को कैसे एड्रेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्लासिक एनिमे सीरीज़ हिम-चैन नो रिबन में हीरोइन की लव रुचि को पता चलता है कि वो एक लड़की है जब वो खुद को आताशी फीमेल के साथ एड्रेस करती है। यूगी-ओ में माई को एगलेन आताकुशी प्रोनाउंस का यूज़ करने के लिए भी जाना जाता है। ये स्पेशल फॉर्म से इंग्लिश में अच्छी तरह से ट्रांसलेट नहीं करता है, क्योंकि कैरेक्टर सेल्फ को सिर्फ मिस्टर के फॉर्म में रेफरेंस करने तक ही लिमिटेड होते हैं। नंबर 9, दिए गए नाम एक बहुत ही प्राइवेट चीज़ हो सकते हैं। जापान में किसी को उनके दिए गए नाम से एड्रेस करना उनका अपमान के फॉर्म में देखा जा सकता है, यहाँ तक कि क्लासमेट्स के बीच भी। उसने कहा, लोग एक दूसरे को उनके दिए गए नामों से एड्रेस करते हैं। ये भी एक सिग्नल हो सकता है कि उनका क्लोज रिलेशन है। एनिमे में एक कैरेक्टर जिसे हमेशा उनके फैमिली के नाम से एड्रेस किया जाता है, इसके एडवर्स एक सिग्नल हो सकता है कि उन्हें डिसलाइक किया जाता है, या ये इम्प्लिकेशन कभी कभी इंग्लिश ट्रांसलेशन में खो जाता है, खासकर जब कैरेक्टर्स को उनके दिए गए नामों से एड्रेस किया जाना ज़्यादा नॉर्मल है। कार्ड कैप्टर सकुरा मांगा में ये एक प्लॉट पॉइंट है जब स्याओरन ली फाइनली सकुरा को उसके दिए गए नाम से एड्रेस करती है। ये इंग्लिश डब में थोड़ा कंफ्यूज करने वाला हो जाता है, क्योंकि उसने उसे पहले की तरह एड्रेस किया था। नंबर 8, एक कैरेक्टर का नाम एक पन हो सकता है। अक्सर एनिमे में एक कैरेक्टर का नाम एक पन हो सकता है। ये ट्रांसलेटर्स के लिए एक प्रॉब्लम का रीज़न बनता है। चाहे नाम का इसके टेक्सचुअल मीनिंग के ट्रांसलेशन किया जाना चाहिए या ओरिजिनल जापानीज़ प्रोनाउंसिएशन को बरकरार रखा जाना चाहिए या नहीं, ये एक प्रॉब्लम बना हुआ है। प्रिंसेस टूटू के ट्रांसलेशन के बीच ये एक प्रॉब्लम बन गया। हीरोइन अहिरू नाम की एक ह्यूमन लड़की में ट्रांसफॉर्म एक डक है, जिसका मीनिंग है डक। जैसा कि अहिरू अपने आप में एक नॉर्मल नाम नहीं है, एनिमे सीरीज़ के इंग्लिश डब ने इसका टेक्सचुअल ट्रांसलेशन डक किया है, जो जापानीज़ नाम से फैमिलियर
फैंस को कंफ्यूज करता है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं। नंबर 7, तनु किस रियलिटी में रकून नहीं है, वो लोमड़ियों के करीब है। तनु किस ईस्टर्न एशिया में पाए जाने वाले कैनिड है, जिन्हें बाद में यूरोप के कुछ पार्ट्स में प्रेजेंट किया गया। उन्हें अक्सर रैकून डॉग कहा जाता है, लेकिन उनके सबसे करीबी रिश्तेदार रियलिटी में लोमड़ी है। जापानीज फेरीज की स्टोरीज में तनु की योकाई अक्सर शेप बदलने वाले चालबाजों के फॉर्म में दिखाई देते हैं। तनुकिस को अक्सर बाकी लैंग्वेजेस में गलती से रकून या बैजर्स के फॉर्म में ट्रांसलेट किया जाता है, जिसके वजह से लोगों को ये एहसास नहीं हो सकता है कि वो एक अलग एनिमल है। ये पार्शियल फॉर्म से हो सकता है क्योंकि जापान के डिफरेंट पार्ट्स में जानवरों के नाम डिफरेंट होते हैं, जो बाकी एरियाज के जानवरों को रिफरेंस कर सकते हैं। नंबर 6, जापान अक्सर कुछ रेसिपीज़ पर अपना हक रखता है। जापानीज रेसिपीज़ अक्सर दूसरे कंट्रीज़ के रेसिपीज़ को अपनाते हैं और नाम रखने पर भी उसका रूपांतर करते हैं। ये जापानीज करी के बारे में स्पेशल फॉर्म से सच है, जो अपने इंडियन इक्विवेलेंट से स्पेशल फॉर्म से अलग है। आमतौर पर मीठा, कम मसालेदार और ऐसी इंग्रेडिएंट्स होती है जिसे इंडिया में कुछ पार्ट्स में अनकॉमन या यहाँ तक कि रेयर माना जा सकता है, जैसे बीफ या अंडे। जबकि सेलर मून के 90 के डिकेड के डब में डिनर को अक्सर स्थानीयकृत किया गया था, जैसे उसकी के फेमस ओडांगो हेल कॉन्फ़िगरेशन की कंपैरिजन मीटबॉल से की जा रही थी। सेरेना बनाने की करी के संदर्भ कुछ एपिसोड में बनाए गए थे। उस समय वेस्टर्न वर्ल्ड में करी को ज़्यादातर इंडियन रेसिपीज़ के रूप में जाना जाता था, जिसे इंग्लिश बोलने वाले फैंस के लिए ये सरप्राइज़ की बात थी कि सेरेना ने डिनर बनाने के लिए गौरमेट का यूज़ किया। नंबर 5, योकाई बिल्कुल मॉन्स्टर नहीं है। योकाई जापानीज माइथोलॉजिकल स्टोरीज से इंस्पायर्ड क्रिएचर है जो अक्सर एनिमे में दिखाई देते हैं। इस पॉइंट पर जहाँ ये प्रैक्टिकल फॉर्म से अपनी स्टाइल है, अक्सर वो डेड पीपल्स की आत्मा होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। माना जाता है कि कुछ योकाई को इन एनिमेट थिंग्स को सेक्रीफाइस दिया जाता है जो किसी तरह लाइफ में आ जाती है। इस वजह से योकाई का ठीक से ट्रांसलेशन करने के लिए एक वर्ड चुनना मुश्किल हो सकता है। एनिमे और मांगा के कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन जैसे यू यू हकुशो और इनुयाशा के लिए डब इन क्रिएचर्स को मॉन्स्टर के फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं, जो अक्सर इन शो को वार से ज़्यादा सीक्रेट लगते हैं। योकाई वॉच के इंग्लिश डब को इंग्लिश में डब किया गया था। ट्रेलर को ये बताना था कि योकाई क्या है। नंबर 4, बात करने के पोलाइट तरीके हैं। जब जापानीज लैंग्वेज कन्वेंशन की बात आती है तो कीगो नाम के एड्रेस का एक पोलाइट रूप होता है। एनिमे में एक कैरेक्टर इस तरह से ये बताने के लिए बोल सकता है कि वो पोलाइट या पुराने ज़माने के हैं। एग्जाम्पल के लिए यूगियो में डिफरेंट कैरेक्टर्स ऐसे तरीके से बोलते हैं जो उनके पर्सनल को दिखाते हैं, जैसे जॉय बिना रेस्पेक्ट के बोल रहा है, उसे हर साउंड दे रहा है, या बकुरा एक पोलाइट स्पीच पैटर्न का यूज़ कर रहा है। नंबर 3, डिफरेंट राइटिंग सिस्टम्स है। जापानीज को डिफरेंट स्टाइल से लिखा जा सकता है। इसे लेफ़्ट से राइट और साथ ही ज़्यादा नॉर्थ स्टाइल में लिखा जा सकता है। इसे कांजी, काना और रोमाजी में लिखा जा सकता है।
सेलर मून में एग्जाम्पल के लिए कैरेक्टर्स ने उसगी के फ्यूचर के सेल्फ नियो क्वीन सेरेनिटी से एक लेटर पढ़ा जिसमें कटकाना और हिरागाना प्रेजेंट है, जिन्हें काना के फॉर्म में क्लासिफाइड किया गया है लेकिन कांजी नहीं। मैंडेटरी फॉर्म से इसका मीनिंग है कि उसकी फ्यूचर में फंक्शनल फॉर्म से इलिटरेट है। नंबर 2, नंबर 4 अक्सर खराब किस्मत का जादू करता है। चाइनीज़ लैंग्वेज और इससे इंस्पायर लैंग्वेजेस में 4 और डेथ वर्ड्स को सेम फॉर्म से लिखा और प्रोनाउंस किया जा सकता है। इस वजह से नंबर 4 और इसी तरह की नंबर अक्सर अनलकी या डेथ के शगुन का रिप्रेजेंटेशन कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए डेथ नोट में पॉसिबल यही कारण है कि जब किसी का नाम लिखा जाता है तो दिल का दौरा पड़ने से मरने में 40 सेकंड लगते हैं, जब तक कि कोई बाकी रीज़न ना दिया गया हो और इसमें 6 मिनट और 40 सेकंड्स या 400 सेकंड्स भी लगते हैं। डेथ के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिखे। नंबर 1, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पर कलर डिफरेंट हो सकते हैं। कोई पर्सन किस लैंग्वेज में बात कर रहा है इसके अकॉर्डिंग पर कलर यूनिवर्सल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ लैंग्वेजेस में हरे और नीले रंग को एक ही रंग माना जाता है। दूसरी ओर जिसे इंग्लिश में एक कलर के डिफरेंट कलर्स के फॉर्म में माना जाएगा, उसे दूसरी लैंग्वेज में लंप सम अलग अलग रंग माना जा सकता है। मरमेड मेलोडी में एग्जाम्पल के लिए जहाँ 7 मरमेड प्रिंसेस में से सबको एक कलर से डिफाइंड किया गया है, कम से कम 2 मरमेड हेनॉन और नोएल में ऐसे कलर है जो इंग्लिश में ब्लू कलर के कलर्स के अकॉर्डिंग होंगे। कुछ इंटरनेशनल ट्रांसलेशंस ने नोएल के कलर को इंडिगो के फॉर्म में ट्रांसलेट करके इसके आसपास हो गए और यहीं पे ये वीडियो फिनिश होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में और एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।